हेलो माय डियर टीचर्स, स्टूडेंट्स, फ्रेंड्स एंड रिसर्चर्स। आज मैं आपके साथ रिसर्च का एक बहुत इंपॉर्टेंट, मैं कहूँगी कंटेंट, या जिससे आपको बहुत हेल्प होने वाली है। आज हम वो वेबसाइट डिस्कस करेंगे, उसके यूज क्या है और ये हमको कहाँ यूज करना है, क्यों यूज करना है और इससे हमको क्या बेनिफिट है। आज मैं आपके साथ ये सेशन में डिस्कस करूंगी, ठीक है। और जैसे कि मैं हमेशा अपने सेशन में बोलती हूँ कि आप पेन और डायरी ले आइए, एक बुक बना लीजिए। आप जो भी नोट्स रेफर कर रहे हैं, हमेशा नोट्स बनाने की हैबिट डालिए। और जब आप एक रिसर्चर बन जाते हैं तो ये बहुत मैंडेटरी हो जाता है। सोर्स, कहाँ से हमने कंटेंट लिया है, हम किसको एक्नॉलेज कर रहे हैं, दिस इज मैंडेटरी। सिर्फ रूल नहीं, सिर्फ फॉर्मेलिटी नहीं, बट इट इज पार्ट ऑफ योर एथिक्स, ठीक है। और हर एक रिसर्चर को एथिकल होना बहुत जरूरी है। और मैं आप सबको थैंक यू बोलती हूँ कि आपने मेरी आओ रिसर्च सीखो की प्लेलिस्ट देखी और मुझे बहुत प्यारे प्यारे कमेंट्स आए हैं कि आपको मेरी हाउ टू राइट अ रिसर्च पेपर और हाउ टू रीड अ थीसिस। तो ऐसे ही मैं आपके साथ फ्यूचर में वीडियोस शेयर करती रहूंगी। आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ घर बैठ के देखना है और उसको अमल करना है। अगर मैं कुछ सिखा रही हूँ तो आप उसको प्रैक्टिस में लाइए और मुझे रिजल्ट ला के दीजिए। और चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। और कुछ नहीं मैं बोल रही, अभी तुरंत आ जाते हैं अपने कंटेंट पर। तो देखते हैं आज मैं क्या बताने वाली हूँ। सबसे पहले मैं आ जाती हूँ apastyle.apa.org, ठीक है। अब ये क्या है एपीए? तो जैसे कि मैं हमेशा नेट सेट के पर्सपेक्टिव में रहती हूँ, तो हम देख लेते हैं आज इसका मतलब क्या है। जब ओ आर जी ये लेता है एक्सटेंशन, या आप इसको जो भी बोलते हो, इसको बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। जैसे gmail.com वो होता है कमर्शियल। जब मैं पिछली वीडियो में आपको बताई थी शोध गंगा पर वहां पर IN था इंडिया, तो यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। अब ये इसका फुल फॉर्म क्या है? अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन, ओके। अब ये एपीए कहाँ यूज होता है और हम क्या करने वाले इससे, तो जरा वेबसाइट को एक्सप्लोर करिए। टेंशन मत लीजिए, मैं आपके साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये शेयर कर दूंगी। और अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी है तो प्लीज उनको देख लीजिए, ठीक है। अब हम यहाँ पर देखते हैं एपीए स्टाइल क्यू है, और मैं आज आपके साथ ये क्यू शेयर करने वाली, ठीक है। मैं डायरेक्टली वेबसाइट पर हूँ। APA style originated in 1929 when a group of psychologists, anthropologists, and business managers convened and sought to establish a simple set of procedures, all style guidelines. So, underline style guidelines that would codify the many components of scientific writing to increase the ease of reading comprehension. अब ये साइंटिफिक राइटिंग जब भी आप रिसर्च करते हो, आप साइंटिफिकली कीजिए। साइंटिफिकली का मतलब यही नहीं कि आप सिर्फ जाके लेबोरेटरी में एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, इसका मतलब आप सिस्टमैटिकली कुछ फॉलो कर रहे हैं। They published their guidelines as a 7-page article in Psychological Bulletin, describing a standard of procedure to which exceptions would doubtless be necessary, but to which reference might be made in case of doubt. ठीक है, अब ये बहुत गहरी बात है, इसको आप तब समझोगे जब मैं आपको समझाऊंगी आज हम क्या करने वाले, ठीक है। अब एपीए स्टाइल क्या है? फुल फॉर्म मैंने आपको बता दिया, अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन। हमारे नेट सेट का भी ये क्वेश्चन है। Uniformity and consistency enable readers to focus on the ideas being presented rather than formatting, and scan works quickly for key points, findings and sources. अब यूनिफॉर्मिटी का मतलब क्या होता है? सब लोग एक ही जैसा कुछ करें, ठीक है। हम स्कूल में यूनिफॉर्म पहनते हैं ना, तो सबकी सेम ड्रेस होती है। एंड कंसिस्टेंसी, जो मैं हमेशा बोलती हूँ, नेट सेट की पढ़ाई में कंसिस्टेंसी रखिए, मतलब आप रेगुलरली वही करें। अगर विराट कोहली हर बार सेंचुरी कर रहा है तो वो कंसिस्टेंट अपने एफर्ट्स में, ठीक है। तो यूनिफॉर्मिटी एंड कंसिस्टेंसी की वजह से क्या होता है, रीडर्स फोकस कर सकते हैं आइडियाज बीन प्रेजेंटेड रेदर देन फॉर्मेटिंग। हम फॉर्मेटिंग को इग्नोर कर देंगे क्योंकि हमारे पास एक ही स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, तो वी कैन फोकस ऑन द कंटेंट, वी कैन फोकस ऑन द रीडिंग। स्कैन वर्क्स क्विकली फॉर की पॉइंट्स, फाइंडिंग्स एंड सोर्सेस, ठीक है। तो यहाँ हमको क्या समझ आ रहा है? मेरे ख्याल से अब तक आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है, ठीक है। तो अब हम ये क्यों यूज करें, डायरेक्टली मैं उस पर आ जाती हूँ। व्हाट इज एपीए स्टाइल, हम इसको कहाँ यूज करने वाले हैं, ठीक है। अब ये देखिए, हाउ शुड आई साइट द मेन्यू। मैंने पिछली वीडियो में शोध गंगा पर आपको साइटेशन डिटेल्स बताई थी, ठीक है। अब यहाँ देखते हैं ये क्या लिखा है, डीओआई। मैंने आपको बताया था डीओआई के लिए भी मैं एक वीडियो बनाऊंगी। रेफरेंसेस, ठीक है, यहाँ पर आ जाते हैं रेफरेंसेस, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए किसी का नाम है, और ये जब भी नाम होता है ये पहले सरनेम होता है, ठीक है, जिसको हम लास्ट नेम बोलते हैं। तो बेंटली एम उसका फर्स्ट नेम, फिर इनका हमेशा फर्स्ट नेम लास्ट में आएगा और लास्ट नेम फर्स्ट में आएगा, ठीक है। अब ये कहाँ पर फुल स्टॉप है, कहाँ पर कॉमा है, यहाँ पर फिर एंड एम्परसेंड क्यों यूज किया, फुल क्यों नहीं यूज किया, ईयर ब्रैकेट्स में, फुल स्टॉप है यहाँ पर। फिर ये टाइटल है, टाइटल में क्या कैपिटल आना चाहिए, ठीक है। ये बुलेटिन का नाम है, और ये क्या है, पेज नंबर है, इशू नंबर है,
ठीक है, ये क्या है 26, ये 2 क्या है, ये ब्रैकेट्स में क्यों है, ये 57 से 63 क्या है, ये इसका डीओआई क्या है। ठीक है, तो ये सब हम देख लेते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर चलते हैं रिसर्च एंड पब्लिकेशंस। अब यहाँ पर उन्होंने क्या बताया, स्टाइल एंड ग्रामर गाइडलाइंस प्रोडक्ट्स। ठीक है, अब यहाँ पर आप आ जाओ, अगर इस पेज को आप ओपन कर दो, मैंने वहीं से ओपन किया है। Adapting a dissertation or thesis into a journal article reporting standards, cover letters, रिस्पॉन्स टू रिव्यूअर्स, करेक्शन नोटिस, ओपन साइंस, एडिशनल रिसोर्सेस आप देख सकते हैं। ठीक है, अगले लिंक पर जाते हैं। ग्रामर, अब वो कह रहे हैं करेक्ट ग्रामर एंड यूसेज आर इंपॉर्टेंट टू ऑल राइटिंग इंक्लूडिंग पेपर्स रिटन इन एपीए स्टाइल। तो यहाँ पर हमको समझ आता है एपीए एक स्टाइल है, किस चीज का स्टाइल है वो भी आप मेरे सेशन के साथ बने रहिए, आपको एंड तक जरूर समझ आता है। जब भी हम कुछ लिखते हैं, हमारी ग्रामर और फिर हमारा लैंग्वेज, एक पैराग्राफ का दूसरे पैराग्राफ से फ्लो, एक लाइन का दूसरे लाइन से फ्लो, कोहेरेंस, ठीक है, कंसाइज, रिडंडेंसी, जैसे मैंने आपको उस दिन नेट के लेक्चर में पढ़ाया था, एडिक्वेट वर्ड्स यूज करने, ज्यादा वर्ड्स नहीं यूज करने। अगर आप छोटी सी बात को एक लाइन में समझा सकते हैं, आप उसको 2-3 लाइनों में क्यों समझा रहे हो। ठीक है, जब हम रिसर्च लिखते हैं, जैसे कुछ लोगों को लगता है कि सिर्फ एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है, बट एनालिसिस भले आपका हार्ट हो, आप फाइंडिंग्स जो भी, बट अगर आपका पहला एब्स्ट्रैक्ट, आपका थीसिस का प्रीफेस, या आपका पहला इंट्रोडक्शन का पहला पैराग्राफ अच्छा बिल्कुल भी नहीं है, इट इज फुल ऑफ ग्रामेटिकल मिस्टेक्स, या पंक्चुएशन सही नहीं है, आपने फुल स्टॉप नहीं लगाया है, तो आपका वो कंटेंट एनालिसिस तक कौन पहुंचने वाला है। ठीक है, तो हमेशा हमको याद रखना है कि करेक्ट ग्रामर और यूसेज आर इंपॉर्टेंट। अब जब हमारे पास रिसर्च सुपरवाइजर होते हैं, वो हमेशा हमें हेल्प करते हैं। ठीक है, या तो वो हमारी करेक्शन करके देते हैं या हमें बताते, और कुछ लोग प्रूफ रीडिंग के लिए भी जाते हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि ये सब इलीगल प्रैक्टिसेस है, बट आपको पता है जो भी गाइडलाइंस के हिसाब से, अगर आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं है, और मैं हमेशा बोलती हूँ वी ऑल आर इंडियंस, हमारी प्रोनाउंसिएशन, हमारी ग्रामर, या ये बहुत सारी गलत हो सकती है, क्योंकि हम अपनी मदर टंग में थिंक करते, बोलते, और हम अक्सर इंग्लिश में बात नहीं करते। तो हमें ये याद रखना है कि इट्स ओके अगर हमारी लैंग्वेज सही नहीं, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप स्टार्ट ही नहीं करेंगे, क्योंकि जब तक आप ये ग्लोबल इंग्लिश लैंग्वेज एक्सेप्ट नहीं कर रहे, वी नो हाउ लाइफ इज डिफिकल्ट। ठीक है, मैं खुद बोलती हूँ ये बात। ओके, तो करेक्ट ग्रामर चाहिए। इनकरेक्ट ग्रामर एंड केयरलेस कंस्ट्रक्शन ऑफ सेंटेंसेस डिस्ट्रैक्ट रीडर्स। एक अच्छा रीडर जिसकी वोकैबुलरी, जिसकी इंग्लिश बहुत स्ट्रांग होगी, जिसका लैंग्वेज पर कमांड होगा, वो हमारे काम को फिर कभी भी पसंद नहीं करे। और जब आप चाहते हो आप यूजीसी के लिस्ट से साइंटिफिक जर्नल्स या इंटरनेशनल जर्नल्स पर जाओ, तो लैंग्वेज मैटर्स। इंट्रोड्यूस एम्बिग्विटी, एम्बिग्विटी मतलब कंफ्यूजन, वेगनेस एंड क्लियर कम्युनिकेशन, मतलब इसकी वजह से हमारी क्लियर कम्युनिकेशन हैम्पर हो जाती है, स्लो हो जाती है, या आप बोलिए यूजलेस हो जाती है। The grammar and usage guidelines in the publication manual represent only the most common areas for concern, verbs, pronouns and sentence construction. ठीक है, तो मतलब एपीए स्टाइल में हमको ग्रामर पर भी फोकस करने को बोला जाए। अब आप इस वेबसाइट पर जाओगे, देखो उन्होंने एक्टिव, पैसिव वॉइस, पोजेसिव नाउन्स, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउंस, सिंगुलर, पोजेसिव, तो ये बहुत सारी चीजें दी। अगर मैं यहाँ पर क्लिक करती हूँ, मैं ओपन लिंक इन न्यू टैब कर लेती हूँ, तो देखती हूँ क्या आ रहा है। देखिए, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस बचपन में पढ़ा था, स्कूल में पढ़ा था, तब ध्यान ही नहीं दिया था। वॉइस डिस्क्राइब्स द रिलेशनशिप बिटवीन अ वर्ब एंड द सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट एसोसिएटेड विद इट। एक्टिव वॉइस, द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस इज फॉलोड बाय द वर्ब एंड देन द ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब। एग्जांपल, द चिल्ड्रन एट द कुकीज। Passive voice, the object of the verb is followed by the verb, usually a form of to be plus past participle plus the word by, and then the subject. Example, the cookies were eaten by the children, so the children ate the cookies were eaten by the children. ठीक है, एक्टिव और पैसिव। तो हमें याद क्या रखना है जब हम रिसर्च में जा रहे हैं। मैं आज आपको इंग्लिश नहीं पढ़ाने आई हूँ, मैं आपको बता रही हूँ ये एपीए स्टाइल की वेबसाइट आप जब विजिट करेंगे, आपको एक ट्रेजर मिल जाएगा। ठीक है, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस आर कवर्ड इन द 7th एडिशन, मतलब हमारे पास बहुत एडिशन है, प्रेजेंटली हमारे पास 7th एडिशन होगा इस एपीए स्टाइल का मैनुअल्स इन द पब्लिकेशन मैनुअल एंड द कंसाइज गाइड। ठीक है, both the active and passive voice are permitted in APA style, however writers often overuse the passive। तो कह रहे हैं एक्टिव वॉइस और पैसिव दोनों अलाउ है, बट हाउएवर जो राइटर्स होते हैं वो ऑफन क्या करते हैं, पैसिव वॉइस में करते हैं। ठीक है, तो आगे चलते हैं। यहाँ पर देखिए, अगर आप स्क्रॉल डाउन करते जाएंगे, ठीक है, अब नेक्स्ट लिंक पर जा रही हूं मैं। ठीक है, ये फिर से ग्रामर वाला है, रेफरेंसेस। अब हम रेफरेंस, जो मेरा मेन आज सेशन का मकसद है, तो वो रेफरेंसेस प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन नेसेसरी फॉर रीडर्स टू आइडेंटिफाई एंड रिट्रीव ईच वर्क साइटेड इन दैट। जैसे मैंने कल आपको पेपर अपना बताया था जो पब्लिश हुआ था, तो उसमें मैंने आपको बताया था ब्रैकेट्स में मैंने लोगों के नाम लिखे। जैसे उस पेपर में मैंने टेक्स्ट माइनिंग, ठीक है, टेक्स्ट माइनिंग यूज किया था, तो मुझे नहीं पता था टेक्स्ट माइनिंग क्या है,
तो जब मैंने वो यूज किया एनालिसिस में, तो मैंने जाके उसके बारे में स्टडी किया, मैंने रीफ्रेस करके लिखा, क्योंकि डायरेक्ट अगर हम कॉपी करके लिखते हो तो दैट इज प्लेजरिज्म। ओके, प्लेजरिज्म क्या है ये मैं आने वाली वीडियोस में बताऊंगी। तो साइटेशन, हमने कहाँ से रेफरेंस लिया, हम किसको एक्नॉलेज कर रहे, ओके, सो दैट इज ऑल। और रेफरेंसेस क्यों इंपॉर्टेंट है, एक तो हमें याद रखना है कि जब हम रिसर्च या कोई भी टेक्स्ट बुक आप लिखते हो, आप किसी का कंटेंट कॉपी नहीं कर रहे, ओके, आपको देखना है कि आप वो समझ के रिफ्रेश करके लिखते, दिस इज हाउ वी डू। और मैं हमेशा बोलती हूँ कि जब हम फर्स्ट टाइम ट्राई करते हैं ना, तो हम क्या करते हैं, रिसर्च हम 10-12 जगह से पढ़ते हैं, 10-12 बुक्स ले लेते हैं, 10-12 पेपर्स, और उन्हीं को तोड़ मरोड़ करके रीफ्रेम करके इधर उधर करते हैं, ठीक है। बट जब आप अच्छे लेवल पर पहुंचना चाहते हैं, तो यू हैव टू अंडरस्टैंड आप कितना किसी का कॉपी करते जाएंगे और लिखना जाएगा। एंड आई ऑलवेज बिलीव, अगर अपने प्यार के टॉपिक, मतलब प्यार का टॉपिक इन द सेंस जिसके लिए आप पैशनेट हो, आप ऑटोमेटिकली लिखना स्टार्ट हो जाते हो, ठीक है। अभी आपको अगर मैं कुछ फेवरेट मूवी पर बोलूं, फेवरेट, या मैं टीचर के ऊपर लिखने को बोलूं या कुछ भी, तो अगर आपको दिल से पसंद है ना, आपको कोई चीज रेफर थोड़ी ना करनी है, बिकॉज यू हैव एक्सपीरियंस्ड इट, आपने वो रोज देखा है, ठीक है। तो यहाँ पर ये होता है कि हम पढ़ना ही छोड़ देते, जो भी टॉपिक आपको प्यार है, जिस टॉपिक के लिए आप पैशनेट हो, आप इंटरेस्टेड हो, आप उस पर काम कीजिए, आई एम श्योर आपका रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। तो यहाँ से क्या होता है, हम एक तो उनको एक्नॉलेजमेंट दे रहे हैं, हमने कहाँ से सोर्स लिया है, हम रिस्पेक्ट करें किसी और के काम की, हम प्लेजरिज्म अवॉइड कर रहे, ठीक है, और हम एक एथिकल गाइडलाइंस फॉलो कर रहे। चेक ईच रेफरेंस केयरफुली अगेंस्ट द ओरिजिनल पब्लिकेशन टू इंश्योर इन्फॉर्मेशन इज एक्ट। अब सपोज कंवलप्रीत ने किसी के पेपर से कुछ रेफर किया है, ठीक है, और कंवलप्रीत ने क्या किया, उनका नाम लिख दिया अपने पेपर में। अब कोई और थर्ड पर्सन कंवलप्रीत का पेपर यूज कर रहा है, तो कंवलप्रीत, आप कंवलप्रीत का नाम लिख दोगे, आप उस पहले वाले ओरिजिनल सोर्स का नाम ही नहीं लिखते हो, क्योंकि आप जाके वो एफर्ट से नहीं लेते हो कि कंवलप्रीत ने कहाँ से लिखा है वो चेक करें। अब कंवलप्रीत ने वो कहाँ से लिखा, आपको कहाँ से पता लगेगा, साइटेशन से, रेफरेंसेस और बिब्लियोग्राफी से, ठीक है। तो हमेशा ओरिजिनल सोर्स तक जाने की मेहनत कीजिए। Consistency in reference formatting allows readers to focus on the content of your reference list, discerning both the types of works you consulted and the important reference elements, who, when, what, and where with ease. When you present each reference in a consistent fashion, readers do not need to spend time determining how you organize the information, ठीक है। अगर आपके रेफरेंसेस बहुत अच्छे से यूनिफॉर्म, मतलब या कंसिस्टेंसी से लिखे गए, सब सेम पैटर्न दिख रहा है, तो ऑफकोर्स रीडर्स को पता लग जाए कि वर्क की भी कितनी वैल्यू, आपने कितने अच्छे से काम किया, ठीक है। आप एक पैराग्राफ को, मतलब वर्ड में अगर आप देखोगे लेफ्ट इंटेंट है या राइट इंटेंट है, और आप किसी को जस्टिफाई करो, तो कितना वो बुरा लग रहा है ना, मतलब पेपर का फॉर्मेट ही खराब लग रहा है। And when searching the literature yourself, you also save time and effort when reading reference list in the works of others that are written in APA style, ठीक है ना। अगर मुझे पता है मैं कहाँ से, अब मुझे कैसे पता लगा APA स्टाइल है, ठीक है। अगर आज मैं आपको कुछ रिसर्च पेपर बोलती हूँ लिखने को, अगर आपने वहां से एपीए की गाइडलाइंस लिखी है, यहाँ पर एपीए स्टाइल पर ही रिसर्च पेपर लिख रहे, तो आपको कितना इजी हो जाएगा ना, मैंने आपको सोर्स दे दिया, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ रेफरेंस लिस्ट, वर्क्स इंक्लूडेड इन अ रेफरेंस लिस्ट, एलिमेंट्स ऑफ रेफरेंस लिस्ट, मिसिंग रेफरेंस इंफॉर्मेशन, रेफरेंस एग्जांपल। चलो अब यहाँ पर हम पढ़ लेते हैं रेफरेंस वर्स, ये हमारा नेट का भी क्वेश्चन है, रेफरेंस लिस्ट वर्सेस बिब्लियोग्राफिस। देखो अगर आप ये स्क्रॉल डाउन करोगे, हाउ टू साइट अ चैप्टर, हाउ टू साइट चैट जीपीटी, देखिए चैट जीपीटी को भी कैसे साइट करें, ओके। References are used to document and substantiate statements made in the paper. APA publications and other publishers and institutions using APA style generally require reference list, not bibliography. अब वो कह रहे हैं अगर APA स्टाइल में आपने कुछ लिखा है तो वहां पर हम रेफरेंस लिस्ट बनाते हैं, बिब्लियोग्राफी नहीं, ठीक है। रेफरेंस लिस्ट, अभी रेफरेंस लिस्ट में क्या आ रहा है, रेफरेंस लिस्ट कंटेन वर्क्स दैट स्पेसिफिकली सपोर्ट द आइडियाज, claims and concepts in a paper. In contrast, मतलब ये बता रहे बिब्लियोग्राफी, अब बिब्लियोग्राफी प्रोवाइड्स वर्क्स फॉर बैकग्राउंड और फर्दर रीडिंग एंड में इंक्लूड डिस्क्रिप्टिव नोट्स, एग्जांपल, ठीक है। अब मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। अगर आप नेट सेट का क्वेश्चन पढ़ेंगे, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन रेफरेंस एंड बिब्लियोग्राफी, दे ऑलवेज आस्क व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रेफरेंस एंड बिब्लियोग्राफी। अगर आप मेरे हिसाब से पढ़ेंगे, मैं अगर आपको शॉर्ट में बोलूँ तो रेफरेंसेस क्या होते हैं, हमने जहाँ से डायरेक्ट सोर्सेस को यूज किया, ठीक है। अब सपोज मैंने ना एक पेपर लिखने के लिए 50 बुक्स पढ़ी, बट एक्चुअल में मैंने ना 30 बुक्स उसमें से यूज ही नहीं की, ठीक है। जस्ट मैंने रेफर किया, आइडियाज दिखे, सिर्फ ऊपर ऊपर से दिखा जो भी, बट एक्चुअल यूज जो मैंने रीफ्रेम किया, रिफ्रेस किया, या फिर मैंने किसी को कोट किया, वो 20 बुक से किया। तो बाकी की जो 30 थे ना, वो मेरी बिब्लियोग्राफी हो जाएगी, बिकॉज आई रेफर्ड देम बट आई नेवर यूज देम डायरेक्टली, ओके। तो वो हो जाएगा बिब्लियोग्राफी, और रेफरेंसेस क्या हो जाएगा, रेफरेंसेस हमारा हो जाएगा जो हमने एक्चुअल यूज किया, ठीक है। ये हमारा नेट सेट का क्वेश्चन है।
और जब हम नेट सेट के लिए पढ़ते हैं ना, वो हम बहुत सुपरफिशियल पढ़ते हैं क्योंकि सिर्फ आंसर मार्क करना होता है। बट जब आप पीएचडी रिसर्च में आते हो तो आपको एक्चुअल इंप्लीमेंटेशन में पता लगता है कि वहां तो सिर्फ नाम के लिए पढ़ रहे थे और यहाँ पर हम एक्चुअल कर। ओके, सो देयर इज अ डिफरेंस। तो याद रखिए, अब आप अगर रिसर्च पेपर्स लिख रहे हैं तो एपीए स्टाइल में, तो आपको याद रखना है रेफरेंसेस वर्ड यूज हो रहा है। हम बिब्लियोग्राफी, अगर आप यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई से थीसिस कर रहे हैं तो आप जब भी उनकी गाइडलाइंस चेक करेंगे तो आप देखिए उन्होंने रेफरेंसेस मांगे कि बिब्लियोग्राफी। अगेन माय डिस्क्लेमर, जब भी आप पीएचडी के लिए एनरोल होते हैं, आप रिसर्च पेपर किसी अपने गाइड के साथ करें, कॉलेज के साथ करें, आपको याद रखना है कि हाँ, आपको उनके हिसाब से करना। ओके, यू हैव टू टॉक टू योर सुपरवाइजर, यू हैव टू टॉक टू योर कॉलेज, रिस्पेक्ट योर कॉलेज गाइडलाइंस, यूनिवर्सिटी गाइडलाइंस। ठीक है, क्योंकि इंडिया में बहुत सारी यूनिवर्सिटीज है, हर का अपना अलग फॉर्मेट होगा। अब हम कॉमर्स वाले, तो मैंने तो एपीए स्टाइल यूज किया है। अगर आप दूसरे सब्जेक्ट से, जैसे लैंग्वेज वाले एमएलए यूज करते हैं, मॉडर्न लैंग्वेज एसोसिएशन, फिर शिकागो स्टाइल, ऐसे बहुत सारे स्टाइल्स है। बट अभी कुछ लोग बोलेंगे कि कॉमर्स के लिए आपको ये स्टाइल यूज नहीं करना है, तो अगेन माय डिस्क्लेमर, आप जो भी यूनिवर्सिटी से एनरोल्ड हो, आप जो भी सब्जेक्ट में पीएचडी कर रहे हो, आप उनकी गाइडलाइंस फॉलो करो। ठीक है, हम साइटेशन वर्ड कब यूज करते हैं, हम रेफरेंस वर्ड कब, हम वर्क साइटेड कब यूज करते हैं, ठीक है, फिर वर्किंग पेपर क्या होते हैं, ये सब धीरे धीरे मैं आपके साथ सेशंस में डिस्कस। और मेरी एक सजेशन है, किसी के ऊपर डिपेंड, अभी जैसे अगर मैं आज आपको लग रहा है कुछ बहुत अच्छा आपको बता रही हूँ, तो मैं खुश होंगी कि आपने कुछ नया सीखा। बट हम जब ये गूगल एज पर रह रहे हैं, तो अगर आपने किसी का पेपर पढ़ा, जैसे उस दिन मैंने आपको अपना पेपर का लिंक यूट्यूब पर शेयर किया, उसमें भी मैंने रेफरेंसेस या बिब्लियोग्राफी लिखे होंगे, तो आपने अगर वो जाके चेक नहीं किया, अगर आप चेक करते तो आप ढूंढते रेफरेंसेस कैसे होते, रेफरेंसेस कैसे लिखने। ठीक है, तो आगे चलते हैं। यहाँ पर अगर मैं ओपन करके चेक करूं तो देखिए बहुत सारे यहाँ पर दिए हैं। अब मैं रेफरेंस एग्जांपल्स पर क्लिक करती हूँ, ये देखिए टेक्सचुअल वर्क्स। अब इसमें आपको मिल जाएगा सबकी अलग अलग रेफरेंस टाइप, पीरियोडिकल्स, जर्नल आर्टिकल्स, मैगजीन आर्टिकल्स, न्यूज़पेपर आर्टिकल्स, ब्लॉग पोस्ट, मतलब आप ब्लॉग के पोस्ट कमेंट्स भी अपने रेफरेंसेस में यूज कर सकते हैं, अप टू डेट आर्टिकल, बुक, ई बुक रेफरेंसेस, डायग्नोस्टिक मैनुअल रेफरेंसेस, चिल्ड्रंस बुक और अदर इलस्ट्रेटेड बुक, क्लासरूम कोर्स, रिलीजियस वर्क प्रेफरेंसेस, एडिटेड बुक चैप्टर्स। अब एडिटेड बुक चैप्टर्स क्या होते हैं, रिपोर्ट्स एंड ग्रे लिटरेचर। ठीक है, ये देखिए कॉन्फ्रेंस, प्रेजेंटेशन एंड प्रोसीडिंग्स, डिसर्टेशन एंड थीसिस, अनपब्लिश्ड एंड इनफॉर्मली। तो हर चीज का आपके पास यहाँ पर साइटेशन स्टाइल होगा, रेफरेंस स्टाइल होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। टेबल्स एंड फिगर्स, देखो आपको पता है पीएचडी में आपको टेबल्स, फिगर्स, चार्ट्स ये सब आने वाले हैं। अब अगर आप ये काम अपने स्टैटिस्टिशियन से करा रहे हैं और आपको पसंद नहीं आ रहा है, तो आप देखिए यहाँ से खुद सीख के कर सकते हैं। एडिशनल रिसोर्सेज देखिए, एकेडमिक, ये जो बताया उन्होंने, यहाँ पर आती हूँ मैं। सैंपल टेबल्स, टेबल्स एंड फिगर्स आर कवर्ड इन द 7th एडिशन एपीए स्टाइल मैनुअल्स इन द पब्लिकेशन मैनुअल चैप्टर 7 एंड द कंसाइज गाइड। तो टेबल सेटअप, फिगर सेटअप, कौन सा देखते हैं, सैंपल टेबल्स देखते हैं, ये देखिए। यूज दिस लिंक्स टू गो डायरेक्टली टू सैंपल डेमोग्राफिक। तो देखो अगर आप रिसर्च में सैंपल डेमोग्राफिक यूज करिए, देखिए इनका कैसा होना चाहिए फॉर्मेट, सैंपल डेमोग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक्स टेबल, टेबल 1, सोशो डेमोग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिसिपेंट्स एट बेसलाइन, बेसलाइन कैरेक्टरिस्टिक्स, जेंडर मेल फीमेल, गाइडेड सेल्फ हेल्प, अनगाइडेड सेल्फ हेल्प, वेट लिस्ट कंट्रोल, फुल सैंपल। ये देखिए टेबल ऐसा होना चाहिए। नोट, रिफ्लेक्ट द नंबर सैंपल रिजल्ट्स ऑफ सेवरल टी टेस्ट। टी टेस्ट का टेबल कैसे आपको करना है, देखिए ये जब आपको एनालिसिस पर जाएगी आपको तब ये समझ आएगा। को रिलेशन आपने यूज किया तो उसका डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, को रिलेशन फॉर स्टडी वेरिएबल्स, सैंपल एनालिसिस ऑफ वेरायंस, एनोवा। एनोवा कब लगाते, टी टेस्ट कब लगाते, ये मैंने आपको बताया था। हम जब भी रिसर्च करते हैं तो हमारे ऑब्जेक्टिव्स और ऑब्जेक्टिव्स पर डिसाइड होता है कि हमने उसको कौन सा टूल ये लगाना है, स्टैटिस्टिक, ठीक है, कौन सा टेस्ट लगाना है। और रिसर्च है ना, कभी भी एक दिन में समझ नहीं आती है। द बेस्ट वे इज टू स्टार्ट रीडिंग। मुझे हमेशा कोई बोलता था रीड करो आपको समझ आएगा, तो मुझे लगता था कोई मेरी हेल्प करना नहीं चाहता है। बट एक्चुअली ये पीएचडी ऐसी होती है जो आप जितना रीड करोगे, अब तो मैंने आपके सामने रिसर्च पेपर कैसे लिखना है वो भी सिखा दिया है, और हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं, थीसिस भी रीड कैसे कर सकते हैं, कैसे नॉलेज गेन सकते हैं, बायस फ्री लैंग्वेज। The APA emphasizes the need to talk about all people with inclusivity and respect. हमको सबको रिस्पेक्ट देनी है।
Writers using APA style must strive to use language that is free of bias and avoid perpetuating prejudice. चलो beliefs, ठीक है, ये मतलब क्या है, हमें अपनी राइटिंग में कभी किसी के लिए गलत नहीं करना है, कोई बायस नहीं दिखाना है, कोई हमारे पहले से परसेप्शन बिलीव्स नहीं दिखाने हैं, ठीक है। स्पेलिंग, ग्रामर, वर्ड लाइन, ये सब हमको देखना है कि हम सही कर रहे हैं, बायस फ्री लैंग्वेज होनी चाहिए, ठीक है। देखो यहाँ पर बहुत अच्छा लिखा है, अगर आप यहाँ चेक करोगे, जेंडर, पार्टिसिपेशन इन, अगर मैं यहाँ देखती हूँ, क्लिक करती हूँ, तो participation in when you're writing, you need to follow general principles to ensure that your language is free of bias. Here we provide guidelines for talking about participation. When writing about people who participate in research, descriptive terms such as college students, children or respondents, as well as more general terms, participants and subjects are acceptable. हम अपने respondents को कैसे refer करें? Subjects and sample are also customary. हम उनके लिए subjects और sample word भी use कर सकते हैं when discussing established statistical terms and experimental design. Example within some. Use the term patient to describe an individual diagnosed with a mental health, behavioral health and or medical disease. ठीक है, हमने किसको क्या refer करना है? जैसे कल मैंने आपको बताया था, मेरे पेपर में मैंने पैसेंजर वर्ड नहीं यूज किया था, कम्यूटर यूज किया था, ठीक है। इन कहां से इन्होंने ये हमको बताया, ये भी रेफरेंस दे रहे, देखिए। अब ये हैंगिंग है, क्यों है ये ऐसे, क्योंकि ये एपीए स्टाइल है, ठीक है। एपीए स्टाइल का ब्लॉग कह रहे, आप एपीए स्टाइल क्यों सीखे अगर आपको एमएलए आता है, ठीक है। तो एक ही स्टाइल ऑफ राइटिंग क्यों नहीं है, दिस इज अ वेरी गुड आर्टिकल, यू कैन रीड। मैकेनिक्स ऑफ स्टाइल, देखिए पंचुएशन कैसी होनी चाहिए, इटैलिक्स कब होना चाहिए, एब्रीवेशंस कैसे लिखनी है। अगर मैं एब्रीवेशंस पर क्लिक करती हूँ, तो ये देखिए, periods are not used, मतलब full stops are not used with abbreviations in APA style. Example, write FBI and PhD, not FBI and PhD. तो देखिए हम PhD ऐसे लिखते हैं ना, तो हम सोचते हैं अमेरिकन लैंग्वेज है या कौन सी लैंग्वेज है, तो यहाँ पर बोल रहे हैं APA स्टाइल में एब्रीवेशंस में फुल स्टॉप नहीं यूज करते, तो FBI में आप डॉट नहीं डालेंगे, ठीक है। अगेन याद रखिए मेरा डिस्क्लेमर, जो हमारी यूनिवर्सिटी की गाइडलाइंस है हम वही फॉलो करेंगे, ठीक है। बहुत अच्छा सोर्स है, आप इसको रोज यूज कर सकते हैं। इन टेक्स्ट साइटेशन क्या होती है, ये तो मुझे पढ़ाने के लिए 10 सेशंस लग जाएंगे। चलो, इन स्कॉलरली राइटिंग इट इज एसेंशियल टू एक्नॉलेज हाउ अदर्स कंट्रीब्यूटेड टू योर वर्क, ठीक है। जो भी आप अच्छा रिसर्च करते हो, तो एक मतलब एसेंशियल है किसी को एक्नॉलेज करना कि आपके वर्क में किसी में किसने कंट्रीब्यूट किया। इसलिए अगर आप देखोगे, आई हैव अ हैबिट, मैं ग्रेटिट्यूड भी देती हूँ, और मैं हमेशा इमेजेस पर भी बताती हूँ कि मैं कहाँ से इमेज को ली हूँ, क्योंकि this is one of the good research practice. By following the principles of proper citation, writers ensure that readers understand their contribution in the context of the existing literature, how they are building on, critically examining or otherwise engaging the work. तो ये जो हम review of literature करते हैं, APA style provides guidelines to help writers determine the appropriate level of citation and how to avoid plagiarism and self plagiarism. अब ये plagiarism क्या है, इसके ऊपर तो मुझे बहुत बड़ी वीडियो बनानी है। We also provide specific guidance for in-text. अब in-text citation क्या है, इंक्लूडिंग फॉर्मेट्स फॉर इंटरव्यूज, क्लासरूम, हम हर अलग सोर्स रेफर करते हैं, ठीक है। न्यूज़पेपर का कैसे लिखना है, बुक का कैसे लिखना है, इन-टेक्स्ट साइटेशंस इन जनरल एंड पैराफ्रेजेस एंड डायरेक्ट कोटेशंस, ठीक है। अब मैं यहाँ पर देखती हूँ, मुझे ये प्लेजरिज्म पर देखना है, ये देखिए। To avoid plagiarism, provide appropriate credit to your sources by adding author date in text citation, ठीक है। अब देखो इनकी पूरी हैंड आउट है हमारे पास, अवॉइडिंग प्लेजरिज्म। If you wish to reprint or adapt tables, figures, and images, or to reprint long quotations or commercially copyrighted text items, you must provide more comprehensive credit in the form of a copyright attribution and may need permission from the copy. अभी जैसे मैंने आपको पिछले थीसिस में बताया था, जो ग्रेसी मैडम की मैंने थीसिस आपको बताई थी, उसमें उन्होंने क्वेश्चनर यूज करने के लिए परमिशन ली थी। तो वन ऑफ द बेस्ट प्रैक्टिसेस कि आपने किसी का वर्क यूज किया, तो इट वाज अवेलेबल इन पब्लिक डोमेन, प्रोबेबिलिटी नहीं था वो पब्लिक डोमेन में अवेलेबल, बट ग्रेसी मैम ने उनकी परमिशन ली थी, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हमारी रिसर्च एथिक्स है। अब व्हाट काउंट्स एज प्लेजरिज्म, तो ये भी हम देखेंगे व्हाट इज सेल्फ प्लेजरिज्म। मैंने अपने ही रिसर्च पेपर का दूसरे रिसर्च पेपर में यूज किया, और मैंने सोचा मेरा ही तो पेपर है, ठीक है, तो उसको सेल्फ प्लेजरिज्म, व्हाट स्पेसिफिकली काउंट्स एज सेल्फ प्लेजरिज्म। अब इसमें क्या क्या काउंट होता है, क्या होता है ना, दो तरीके की चोरी होती है। एक होता है कि मुझे पता ही नहीं था, एंड ऑलमोस्ट हम क्या होता है ना, हम ध्यान नहीं देते और हम बहुत बिजी समझते हैं अपने आप को। आई डोंट माइंड अगर आप बिजी भी हो, बट हमको लगता है कि हमें ये सब कहाँ से सीखेंगे,
हम किसी पर भरोसा करके अपना काम उनको पकड़ा देते तो वो हमें ये सब नहीं सिखाते था। ठीक है, तो ये हमारी भी गलती है ना कि हमने सीखा नहीं जब सब कुछ अवेलेबल है। तो ये सब, और ये हमारा नेट सेट का क्वेश्चन है, टाइप्स ऑफ प्लेजरिज्म पर भी क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, एक्सेप्शंस कब होती है फ्रॉम द एपीए, तो आप ये पढ़ सकते हैं। आगे चलते हैं, पेपर फॉर्मेट, कंसिस्टेंसी। ठीक है, अब देखो पेज हेडर कैसा होना चाहिए, लाइन स्पेसिंग, पैराग्राफ अलाइनमेंट, हेडिंग्स, एक्सेसिबिलिटी, मिसिंग रेफरेंस इंफॉर्मेशन। दिस टेबल शोज है, ये अब मैं आपको बाद में बताऊंगी। ठीक है, अगर अब मैं जाती हूँ एनोनिमस ऑथर्स हो तो आप कैसे कर सकते हो उनको कोट, आपको पता नहीं सोर्स कैसे, जैसे मुझे कभी कभी सोर्स नहीं पता होता तो मैं लिख देती हूँ गूगल इमेज। अब यहाँ पर मैं देखते हैं हाउ टू साइट रेफरेंसेस इन एपीए। देखो तो मैंने कुछ किया नहीं, तो एक और स्टाइल का नाम आ गया एपीए फॉर्मेट। ये ग्रामरली वाले लिंक से भी, बट मैं वहां से नहीं चेक करूंगी, स्क्रिबर से भी नहीं चेक करी मैं एपीए पर आऊंगी, एपीए पर आ गई मैं। ठीक है, तो मुझे पता होना चाहिए मुझे कहाँ चेक करना है। ये मैंने ऑलरेडी आपको दिखाया था, इसमें मैं रेफरेंसेस कौन सा बताऊं, रेफरेंस एग्जांपल्स। चलो हम जर्नल, जर्नल आर्टिकल रेफरेंसेस, हम सबसे ज्यादा जर्नल को पढ़ते हैं ना। ये देखिए जर्नल आर्टिकल। हाँ, अब ये पैरेंथेटिकल साइटेशन और नैरेटिव क्या होता है ये बाद में पढ़ेंगे, पहले यहाँ देख लेते हैं। तो यहाँ पर क्या है, ये लास्ट नेम कॉमा, उनका पहला नाम है जो जे से, फुल स्टॉप, जे एस फुल स्टॉप, फिर कॉमा। ठीक है, फिर ऐसे देखो सब ऑथर्स के नाम। अब ये कितने ऑथर्स के नाम हम लिख सकते हैं, सपोज आपके, आपने वो पेपर पढ़ा है जिसमें 10 ऑथर्स है, तो हम कितने ऑथर्स के नाम लिख सकते हैं, इसके भी गाइडलाइंस है। कौन से ईयर में पब्लिश हुआ, 2019, उसको हमने ब्रैकेट्स में डाला है, फुल स्टॉप। इमोशंस इन स्टोरी बुक्स, अ कंपैरिजन ऑफ स्टोरी बुक्स दैट रिप्रेजेंट एथनिक एंड रेशियल ग्रुप्स इन द यूनाइटेड स्टेट्स। तो देखिए यहाँ पर ए कैपिटल है, बाकी सबका कोई फर्स्ट कैपिटल नहीं है, और यहाँ पर यूनाइटेड स्टेट्स का यूआरएस कैपिटल है, फिर यहाँ पर फुल स्टॉप आता है। तो ईयर के बाद भी फुल स्टॉप है, और ये जो हमने टाइटल लिया उसके बाद भी फुल स्टॉप है। ये इटैलिक्स में देखिए, साइकोलॉजी ऑफ पॉपुलर मीडिया कल्चर, ये बुक है, जर्नल नेम है, और ये अभी क्या है, वॉल्यूम नंबर, इशू नंबर, पेज नंबर, और ये उसका डीआईओ। ठीक है, इसको अगर मैं क्लिक करती हूँ तो देखते क्या आता है, ये देखिए डीओआई के बारे में। ठीक है, तो हम पढ़ेंगे ये डीओआई क्या होता है, आज आप इसका फुल फॉर्म ढूंढिए। ठीक है, और आपको लगता है कि आप मुझसे शेयर कर सकते हो तो मुझसे भी शेयर कीजिए। अब उन्होंने सब बताया, जर्नल आर्टिकल विथ एन आर्टिकल नंबर हो तो कैसे लिखना है, मतलब ऊपर वाले में आर्टिकल नंबर नहीं था। जर्नल राइटिंग विथ मिसिंग इन्फॉर्मेशन, आपके पास वॉल्यूम नंबर नहीं है तो आप क्या करोगे, तो कैसे लिखोगे, तो देखिए वॉल्यूम नंबर, तो कैसे लिखा उन्होंने, रिट्रैक्टेड जर्नल आर्टिकल, रिट्रैक्टेड मतलब उन्होंने वहां से आर्टिकल डिलीट कर दिया है। एब्स्ट्रैक्ट ऑफ अ जर्नल आर्टिकल फॉर एन एब्स्ट्रैक्ट इंडेक्सिंग डेटाबेस। अब इंडिया में एब्स्ट्रैक्ट इंडेक्सिंग डेटाबेस कौन सा है, हमारा नेट का क्वेश्चन है, उसको स्टडी कर सकते हैं आप। मोनोग्राफ एज पार्ट ऑफ अ जर्नल इशू, मोनोग्राफ क्या होते हैं, ऑनलाइन ओनली सप्लीमेंटेड मटेरियल टू अ जर्नल। ठीक है, तो आप ये देखिए आपको कितना सारा वैरायटी, मतलब यहाँ पर सब कुछ मिल जाएगा। मैं रेफरेंसेस पर जाती हूँ। ठीक है, होम पर जाती हूँ, 7th एडिशन है, मतलब 6th हो गया होगा, 5th हो गया होगा। अब मैं जाती हूँ सैंपल पेपर्स, देखिए टेम्पलेट्स भी दिए हुए हैं, ये पेपर्स दिए हुए हैं, कैसे साइटेशन की हुई है उन्होंने, कैसे स्टाइल यूज किया है, ये भी सब आपको मिल जाएगा। देखो अगर आप APA.org ओपन करते हो तो वहां पर आया 5 ways to improve mental health at work, ये आपका रिसर्च टॉपिक बन सकता है। सपोर्टिव वर्क प्लेस प्रैक्टिसेस कैन बूस्ट एम्प्लॉय वेलबींग, कंपनी मोरल। अब मैंने आपको बताया था कि हम एकेडमिक इन्वायरमेंट में जैसे रहते हम वैसे बन जाते,
आपको ग्रोथ का एनवायरनमेंट मिलेगा, आप ग्रोथ करना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर भी एक अच्छा टॉपिक बन सकता है, आप रिसर्च पेपर लिख सकते हैं, इसके ऊपर पीएचडी होती ऑलरेडी टॉपिक से। कैसे पता लगता है टॉपिक से? आप शोधगंगा पर जाइए, मैंने कितनी बार आपको बताया है। ठीक है, तो ये देखिए, आप इसको एक्सप्लोर करते जाएंगे, आपको बहुत कुछ मिल जाएगा। और ये कैसे साइटेशन है, इसमें क्या है, ये मैं आपको अगली बार अगले सेशन में बताऊंगी, क्योंकि फिर ये सेशन बहुत बड़ा हो जाएगा। और ये देखिए, मैं एक मिनट आपको बताती हूँ। ये देखिए, मैंने ये डाउनलोड किया हुआ है, 7th एडिशन है मेरे पास, रेफरेंस गाइड फॉर जर्नल आर्टिकल्स, बुक्स एंड एडिटेड बुक चैप्टर्स। ठीक है, इसमें जर्नल आर्टिकल को कैसे देना है रेफरेंस साइटेशन जो, फिर अगर आप बुक का भी दिया आपको कैसे देना है। ठीक है, तो अब हम ये देख लेते हैं, मैं थोड़ा सा जूम कर लेती हूँ। ये देखिए, ऑथर कॉमा, फिर उसका फर्स्ट नेम, फुल नहीं आएगा वो, कॉमा, एंड ऑथर दूसरा वाला, ईयर, टाइटल ऑफ द आर्टिकल। तो मैं यहाँ से पढ़ती हूँ, इनवर्ट नेम सो दैट द लास्ट नेम कम्स फर्स्ट। तो आप डायरी और पेन लेके आइए, लिख लीजिए। सबसे पहले लास्ट नेम आएगा, फिर फर्स्ट नेम, फॉलोड बाय कॉमा एंड द इनिशियल्स। तो मेरा अगर नाम आप लिख रहे हो तो मेरा सरनेम आएगा यहाँ पर, फिर आपको सिर्फ के आएगा कवलप्रीत का। ठीक है, और अगर मैंने के लिखा है तो के पीरियड मतलब फुल स्टॉप के। ठीक है, फॉलोड बाय कॉमा एंड द इनिशियल्स, लीव अ स्पेस बिटवीन इनिशियल्स। तो देखिए यहाँ पर स्पेस है। रिटेन द ऑर्डर ऑफ द ऑथर्स नेम, ऑर्डर मतलब जो पेपर पर लिखा होगा वो ऑर्डर। प्लेस द ईयर इन पैरेंथेसिस, मतलब ये ब्रैकेट्स में, एंड विद अ पीरियड, तो यहाँ फुल स्टॉप। टाइटल ऑफ द आर्टिकल, कैपिटलाइज ओनली द फर्स्ट लेटर। तो जैसे मैंने आपको बताया था ना, वहां पर सिर्फ ए कैपिटल था और यूएस फिर कैपिटल था, ओनली द फर्स्ट लेटर ऑफ द फर्स्ट वर्ड फॉर अ टू पार्ट टाइटल। द टू पार्ट टाइटल है, कैपिटलाइज द फर्स्ट वर्ड ऑफ द सेकंड पार्ट ऑफ द टाइटल, ऑल्सो कैपिटलाइज प्रॉपर नाउन्स, डू नॉट इटैलिक्स। तो यहाँ को इटैलिक्स में नहीं करना है, एंड विद अ पीरियड। नेम ऑफ द पीरियोडिकल, कैपिटलाइज ऑल मेजर वर्ड्स इन द पीरियोडिकल नेम। एक मिनट, कैपिटलाइज ऑल मेजर वर्ड्स इन द पीरियोडिकल नेम, फॉलो विद अ कॉमा। इट इट इसको इटैलिक्स में करना है बट नॉट द कॉमा आफ्टर। तो इटैलिक्स में क्या आएगा, ये नेम ऑफ द पीरियोडिकल। तो जर्नल है, सपोज जर्नल ऑफ साइकोलॉजी है, तो उसको आएगा इटैलिक्स में, और कॉमा इटैलिक्स नहीं होगा, क्योंकि हम जब पकड़ के उसको करते हैं तो कॉमा भी हो जाता है, उन्होंने क्लियरली लिखा है। फिर वॉल्यूम नंबर को भी इटैलिक्स में, डू नॉट पुट अ स्पेस बिटवीन द वर्ड, कॉमा नहीं आएगा, स्पेस भी नहीं आएगा वॉल्यूम और इशू में, एंड द पैरेंथेसिस अराउंड द इशू नंबर, तो कॉमा। तो आपने देखा था ना वहां पर उन्होंने वॉल्यूम और ब्रैकेट्स में इशू नंबर था। फिर इटैलिक्स नहीं करना, इशू नंबर और पैरेंथेसिस, फॉलो द पैरेंथेसिस विद अ कॉमा। तो यहाँ पर कॉमा आ गया, नो इशू नंबर नहीं है, दैट्स ओके, फॉलो द वॉल्यूम नंबर विद अ कॉमा। इंक्लूड द आर्टिकल पेज रेंज, तो ये पेज, ठीक है। यूज है डैश, डू नॉट पुट स्पेसेस अराउंड द, ये डैश के बाद स्पेसेस नहीं आएगी, एंड विद अ पीरियड, फुल स्टॉप। डज द आर्टिकल हैव अ डीओआई, डीओआई अगर है तो फॉर ऑल वर्क्स दैट हैव वन, डू नॉट पुट अ पीरियड आफ्टर, तो डीओआई के बाद फुल स्टॉप नहीं आएगा। ठीक है, तो ये सिंपल था, हम जर्नल आर्टिकल्स को कैसे रेफरेंसेस में करेंगे, कौन सा स्टाइल यूजिंग, एपीए। कवलप्रीत ने बोला इसलिए एपीए नहीं यूज करना है, एपीए तब यूज करना है जब आप जहां पर एडमिशन लियो, आप अपने रिसर्च सुपरवाइजर, आप अपनी यूनिवर्सिटी की गाइडलाइंस, रिसर्च सेंटर की गाइडलाइंस, और आपके सब्जेक्ट में जो हो रहा है वो आपको पता होना चाहिए। अगर मैं आज कॉमर्स वाली बोल रही हूँ तो आप अगर लॉ से पीएचडी करो, आप साइंस से करो, तो आपको उनका साइटेशन और रेफरेंस स्टाइल पता होना चाहिए। आप हिस्ट्री वाले हो, इंग्लिश वाले हो, ठीक है। और साथ में हमेशा आपको क्या याद रखना है, अगर आप इंडिपेंडेंटली भी करो तो आप जो सी जर्नल में पब्लिकेशन करो उनकी गाइडलाइंस जरूर देखिए। गाइडलाइंस अवेलेबल होती है बहुत अच्छी, अगर जर्नल होगी तो गाइडलाइंस आपको इजीली अवेलेबल हो जाएगी, अदरवाइज आप जहां पब्लिकेशन करो आप उनको पूछो। बुक को कैसे करना है आप सेम फॉलो कर सकते हैं, ये आप मुझसे मांग सकते हैं। और अगर आपको, मुझे कल काफी लोगों ने पूछा है मैडम आप नॉलेज अड्डा के बारे में बात कर रहे थे, तो वो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, हमारे सीनियर एडमिन सर है प्रोफेसर डॉक्टर अरविंद लुहार, ठीक है। और उनका वो ग्रुप है, मैं भी उसमें मतलब काफी एक्टिव मेंबर हूँ। तो अगर आपको उसको ज्वाइन करना है तो आप मुझे पर्सनल मैसेज कर सकते हैं। मैंने अपनी पुरानी वीडियोस में आपको मेरा कॉन्टेक्ट नंबर और डिटेल्स ईमेल आईडी भी दिया है, और आप मेरे यूट्यूब पर भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, और ये मैं आज आपके साथ शेयर कर दूंगी, आपको चाहिए नहीं तो आप ये इजीली गूगल पर जाके आप क्या डालेंगे, आप डालिए एपी स्टाइल का 7th एडिशन का रेफरेंस गाइड फॉर जर्नल आर्टिकल्स, बुक्स एंड एडिटेड बुक चैप्टर्स, आपको मिल जाएगा। ठीक है, और अगर आपको मेरी वीडियो को पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। ये जब भी हम रेफरेंस करें ना, हमको याद रखना है कि हम ना प्लेजरिज्म नहीं करें, मतलब किसी और का सोर्स आपको क्यों दिखाना है ना, किसी और का आइडिया,
कि हमने चोरी किया है, तो वो हमारे करियर के लिए भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। कल हमारे उसके इलीगल जो भी हम काम कर रहे हैं, एथिकल प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, अगर कल किसी को पता लगता है तो वी लूज अवर करियर। और मैं हमेशा कहती हूँ कैरेक्टर और गुडविल टेक इयर्स टू बिल्ड, और आपको पता है रेपुटेशन और गुडविल 1 मिनट नहीं लगता खराब होने में, ठीक है। तो अगर आपको लगता है आप एक एथिकल रिसर्चर बनना चाहते हैं, आप अपने काम को खुद से प्यार से कर रहे हैं, तो जरूर ये सारी चीजें फॉलो कीजिए, ठीक है। और अगर आप दूसरे फील्ड से रिसर्चर जैसे मेरे डोमेन से बाहर है, तो आप देखिए आपके वहां पर एमएलए स्टाइल है, तो आप गूगल करेंगे, आपको एमएलए स्टाइल, शिकागो स्टाइल, जो भी है वो आपको मिल जाएगा, ठीक है। फिर से मेरा डिस्क्लेमर हर रिसर्च की वीडियो में रहेगा कि डू व्हाट योर गाइड से, do what your research center allows to, do follow the guidelines of your university, and फिर आप देखिए कि आपको कौन सा फॉलो करना, ओके। और जब भी आप गूगल पर भी कुछ सर्च करें, किसी की भी वीडियो देख रही है, आप देखिए कि उन्होंने भी कहाँ से आपको पढ़ाया है, ठीक है। मैं ये नहीं बोलूंगी कोई बुरा पढ़ा रहा है कोई अच्छा, बट यस, जब हम एक इतने लेवल पर है कि हम टीचर बन चुके, हम रिसर्च करने लगे, हम पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट है, हम अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट है, तो इतना हम ऑथेंटिक सोर्स ढूंढने की तो कोशिश कर ही सकते, ठीक है। तो आज के सेशन के लिए इतना ही। इसके बाद मैं आपको डिस्कस करूंगी, और मैंने आपको बता दिया आप खुद जाके चेक कर सकते हैं, मतलब हम खुद पर मेहनत कर सकते हैं, और हमें पता है हम खुद के लिए करेंगे, तो आप ये जाके चेक कर लीजिए। और फिर अगर आपको लगता है कि मैं इसमें आपकी कुछ और हेल्प कर सकती हूँ, आपको इसके ऊपर और फर्दर वीडियोस चाहिए, तो जरूर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। और मेरी पुरानी वीडियोस देख लीजिए, और नेट सेट की पढ़ाई करते रहिए, ये सारे नेट सेट के क्वेश्चन है। रेफरेंस स्टाइल, अब हम रेफरेंस स्टाइल को कैसे करते हैं, वर्ड फाइल में कौन सा रेफरेंस मैनेजर रहता है आजकल, कितने उसके लिए टेक्नोलॉजी है, या कोई एप्लीकेशन है, या अगर आप गूगल पर जाके सर्च करेंगे कि रेफरेंस मैनेजर क्या है, तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो अगली वीडियो हम उसके ऊपर भी डिस्कस कर सकते हैं। फिर मैं आपको मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ते रहिए, और मैं हमेशा अपने मेंटर से सीखा है कि हैप्पी लर्निंग, ठीक है। हम दूसरे अगले सेशंस में मैं ये भी बताऊंगी कि इंट्रोडक्शन से लेके कंक्लूजन तक कैसे पहुंचना है रिसर्च पेपर या थीसिस में, या फिर मैं आपको बताऊंगी कि ऑब्जेक्टिव्स को हम कैसे फ्रेम करें, और उसके लिए आप कौन से अच्छे चैनल्स देख सकते हैं, ये भी मैं आपसे शेयर करूंगी। तो अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही है और आपको लगता है कि मैं कुछ कंट्रीब्यूट कर रही हूँ आपकी लाइफ में, तो मेरी वीडियोस को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। हेल्प मी रीच आउट टू मैनी, ओके। एंड गॉड ब्लेस यू ऑल द बेस्ट, एंड हैप्पी लर्निंग।